बीए भाग तृतीय हिंदी साहित्य का द्वितीय प्रश्न पत्र, जो कि महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय से संबंधित पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है, उससे संबंधित आज के इस एपिसोड में सभी छात्रों को डॉक्टर प्रमोद शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय टोंक का पुनः नमस्कार, पुनः आपका स्वागत। देखिए, सभी छात्रों से यह हम आशा करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि वे इन ऑनलाइन कक्षाओं का नियमित अध्ययन करें और नियमित अध्ययन करते हुए लगातार अपना जो शैक्षणिक उन्नयन है उसको कर रहे होंगे, हम ऐसी आशा करते हैं। आज का मेरा ये जो उद्बोधन है, मेरा ये जो एपिसोड है, ये आपके महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय से संबंधित बीए भाग थर्ड हिंदी साहित्य का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है, उस द्वितीय प्रश्न पत्र से संबंधित है। इस द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत जैसा कि आपको पता है कि उपन्यास और कहानी, ये दो चीज आपके इस पाठ्यक्रम में लागू है। आज मैं इस एपिसोड में आपको हिंदी साहित्य की एक सबसे महत्वपूर्ण और एक सबसे चर्चित जो रचना है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उस रचना का जो नाम है वो है उसने कहा था। यह कहानी पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा रचित है। और देखिए आप, गुलेरी जी की यह रचना इतनी ज़्यादा चर्चित, इतनी लोकप्रिय, इतनी प्रभावी मानी जाती है कि इसे एक प्रकार से हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी होने का श्रेय भी अगर दे दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि अनुचित नहीं होगा। देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के पहले भी यद्यपि हिंदी में कहानियाँ लिखी जा चुकी थी, किंतु उन कहानियों के अंदर कहानी के जो तत्व माने गए थे, कथानक, पात्र, चरित्र आदि विभिन्न प्रकार के 6 तत्वों की जो कल्पना थी वो पूरी तरह अंकित नहीं हो पाती थी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की ये जो कहानी है, उसने कहा था, इस कहानी में पहली बार हमें कहानी के पूरे जो 6 तत्व होते हैं उनका एक साथ संयोजन देखने को मिलता है। देखिए आप, इस कहानी के जो भौतिक तत्व होते हैं, उन भौतिक तत्वों की तो बात जान ही दीजिए आप, लेकिन भौतिक तत्वों के अलावा ये जो कहानी है, सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी ये थी कि किस तरीके से एक जो सैनिक होता है वो एक तरफ अपने कर्तव्य मार्ग पर अपना बलिदान दे देता है, तो दूसरी ओर अपने प्रेम के मार्ग को भी किसी भी स्थिति में भुला नहीं पाता। कर्तव्य और प्रेम का एक अनोखा जो संघर्ष है वो हमें इस रचना में इतने प्रभावी रूप में देखने को मिलता है कि इस प्रकार की जो कहानियां हैं वो आज तक असंभव नहीं तो दुर्लभ अवश्य कही जा सकती है। कहानी का जो सबसे महत्वपूर्ण पात्र है वो है लहना सिंह और एक है सूबेदारनी। देखिए किस तरीके से उनकी बचपन में मुलाकात होती है और जीवन के अंतिम पड़ाव पर जाकर किस प्रकार से उनकी मुलाकात होती है। ये सारी स्थिति इस कहानी को अत्यंत रोचक, अत्यंत प्रभावी और अत्यंत ही जो एक प्रकार से कारुणिक दृश्य में परिवर्तित कर देती है। इसी के साथ साथ जहाँ तक इस रचना में प्रेम की भावनाओं का पूरी तरह समावेश है, उसी प्रकार से दूसरी तरफ कर्तव्यों की जो स्थिति है, देश प्रेम की जो स्थिति है, राष्ट्र प्रेम की जो स्थिति है, वो भी इस रचना के अंदर, इस कहानी के अंदर हमें पूरी तरह देखने को मिलती है। लहना सिंह जब अपने कर्तव्य पथ पर आरूढ़ रहता है एक सैनिक के रूप में, किस तरीके से वो युद्ध के समय की स्थितियों का सामना करता है, किस तरीके से युद्धों का वातावरण होता है, खंदकें किस प्रकार से चलती है, क्या क्षेत्र होता है, शत्रु के आक्रमण किस किस तरीके से होते हैं, वो जो सारी स्थितियाँ होती है इस रचना के अंदर हमारे को अनायास रूप में, बहुत प्रभावी रूप में देखने को मिलती है। आप देखिए, कहानी की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि कहानी जब प्रारंभ होती है तो हम एकाएक ये निर्णय नहीं कर सकते कि इस कहानी के अंदर इस प्रकार की हमारे को सारी स्थिति देखने को मिलेगी। उदाहरण के लिए देखिए आप, उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको सुनाता हूँ कि किस प्रकार से पंजाब का जो अमृतसर है उसके किस प्रकार की जो लोकल भाषा है, वहाँ के जो तांगे वाले, वहाँ के जो लोग हैं, किस प्रकार से क्या बोलते हैं, उसका एक अंश देखिए आप, मैं आपको सुनाता हूँ। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं, ये तांगे वाले के शब्द हैं जो तांगे पर चलते हुए अपनी रचना को, अपने रचनाकार के रूप में अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं, चलती हैं पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई, बहुत बारी,
यानी व्यंग्यात्मक हास्य के साथ मनोरंजन और उसमें गंभीर संदेश। यदि कोई बुढ़िया बार बार चित्तौनी देने पर भी, चित्तौनी यानी कि चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटती। लीक परंपरागत रास्ता जो होता है, हम देखते हैं कि पुराने ज़माने में हमारे तांगे चला करते थे, इक्के वाले होते थे, रिक्शे वाले हुआ करते थे, रास्ते में आने जाने वालों को वो हटाया करते थे। तो किस प्रकार से अमृतसर में, पंजाब में किस तरीके से तांगे वाला रास्ते में आने वाली स्त्रियों को, कोई बुढ़िया को, किसी और को हटाने का प्रयास करता है, उससे संबंधित ये रूप हमारे को देखने को मिलता है कि मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई यदि कोई बुढ़िया बार बार चितौनी देने पर भी लीक से नहीं हटती, तो उनके वचनावली के ये नमूने देखिए। हट जा जीने जोगी है, क्या? हट जा जीने जोगी है, हट जा कर्म वाली है, हट जा पुतना प्यारी है, बच जा लंबी उम्र वाली है। समिष्ट में इसका अर्थ है कि तू जीने योग्य है, भाग्यशाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है। तांगे वाला एक बुढ़िया को इस प्रकार से हटाने का प्रयास करता है। अब देखिए व्यंग्यात्मकता क्या है, प्रेम है, ये बुढ़िया है और फिर भी उसको कह रहा है भाई तो लंबी उम्र है, बकाया तेरी अभी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस प्रकार के वातावरण से जब कहानी का प्रारंभ होता है तो हम इस प्रकार की कल्पना नहीं कर सकते कि ये कहानी कहाँ जा कर के क्या मोड़ लेगी। तो कहानी का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है कथानक, जिसको हम मान करके चलते हैं, और कथानक में जो एक उत्सुकता, एक जिज्ञासा होनी चाहिए, वो प्रारंभ से ही हमारे को आकर्षित करने लग जाती है। और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है तो उसकी जो स्थितियाँ होती है वो पूरी तरह बदलती जाती है। देखिए आप, कहानी का जो मुख्य कथानक है उस कथानक को हम पूरी तरह 3 भागों में बांट सकते हैं। प्रथम भाग में लहना सिंह का बचपन आता है जो अमृतसर में गुजरता है। दूसरे भाग के अंदर हम मोटे तौर पर वर्गीकृत करते हुए कह सकते हैं कि वह नंबर 77 सिख राइफल का जमादार बन जाता है और छुट्टी से काम पर जाते हुए सूबेदार हजारी सिंह के घर जो सूबेदारनी होती है उससे उसकी भेंट होती है और वहाँ किस तरीके से उनकी विभिन्न प्रकार के प्रेम से परिपूर्ण बातें होती है, वो सारी स्थितियाँ हमें देखने को मिलती है। और तीसरी जो स्थिति आती है तीसरे भाग में, वह लड़ाई के युद्ध में भेष बदले हुए जर्मन सूबेदार और उसके पुत्र की रक्षा करता है। तो देखिए तीनों एक तरीके से बहुत लंबी स्थिति हमारे को देखने को मिल जाती हैं। और हम देखते हैं कि जो लहना सिंह होता है वो अपने जो सूबेदारनी को उसने जो वचन दिया था, सूबेदारनी के साथ उसने जो वादा किया था कि उसके पुत्र हजारी सिंह की रक्षा करने का, उनकी रक्षा करते हुए वो स्वयं अपने आप को बलिदान कर देता है, अपने आप को एक प्रकार से पूरी तरह जीवन के प्रति, राष्ट्र के प्रति, प्रेम के प्रति पूरी तरह समर्पित कर देता है। यहीं रचनाकार की जो कल्पना शैली है बहुत प्रभावी होती है। देखिए आप, जब लहना सिंह पूरी तरह घायल हो चुका होता है तो किस प्रकार से युद्ध के नज़ारे होते हैं, किस प्रकार से खंदकें चलती है, किस प्रकार से जो है युद्ध के गोलों और बारूदों के ढेर होते हैं और उनकी किस प्रकार की आवाज़ें होती है, बम के धमाके होते हैं। तो वो जो सारी स्थितियाँ हैं एक प्रकार से पाठक के मन में पूरी तरह साकार हो जाती है और साकार होकर के और पाठक को इतना ज़्यादा प्रभावित करती है कि पाठक स्वयं एक प्रकार से इस अंतर्द्वंद में आ जाता है कि किस तरीके से लहना सिंह ने अपने प्रेम और कर्तव्य दोनों को एक साथ निभाया। वही प्रेरणा एक पाठक के मन में भी जागृत होती है। इसीलिए इस रचना का जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है वो प्रेम और कर्तव्य दोनों को एक साथ लेकर के आगे बढ़ना। और चूँकि देखिए आप, ये जो गुलेरी जी की ये प्रेरणा थी उस समय की हमारी तत्कालीन आवश्यकता थी। युद्धों का वातावरण था, स्वतंत्रता संग्राम की स्थितियां हम जो है मतलब उनसे पूरी तरह लीन थे। तो वो सारी चीज़ें पंडित गुलेरी जी को पूरी तरह प्रभावित कर रही थी और उन सारी चीज़ों को लेते हुए उन्होंने लहना सिंह और सूबेदारनी नामक पात्रों के माध्यम से उन्होंने इस सारी चीज़ को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो यही इस रचना की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है और यही इस रचना की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है। तो ये जो रचना है, इस रचना को हमारे को पूरी तरह साहित्य की दृष्टि से एक अमूल्य और धरोहर निधि के रूप में मानना चाहिए। धन्यवाद।